हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निधि मान क्लासेस। और लास्ट वीडियो में हमने निमोनिया तक पढ़ा था। निमोनिया कंप्लीट नहीं हो पाया था और मैं आज चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 एनसीईआरटी का वो कंटिन्यू करने वाली हूँ। ये डिफरेंट डिजीज़ेस इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और क्या इनकी क्योर है वो भी आपको मैं बताऊँगी। सो प्रिवेंशन एंड क्योर। स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं? निमोनिया डिजीज से कर रहे हैं। और निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या इसमें सिम्टम्स आते हैं वो देखते हैं। स्टार्ट कहाँ से हम कर रहे हैं? निमोनिया से। टाइफाइड फीवर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक्सप्लेन किया था। मैं सेकंड है ये डिजीज जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। निमोनिया, जो निमोनिया है उसका कॉजेटिव एजेंट है कॉजेटिव एजेंट जो निमोनिया का है वो दो हैं। एक होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो मैं उनके साइंटिफिक नेम मेंशन कर रही हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक है। दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। साइंटिफिक नेम के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ये है इसकी इन दोनों कारणों की वजह से। और ये दोनों क्या है? ये दोनों है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या है? ये है मोनेरा। और मोनेरा की क्लासिफिकेशन किसने दी थी? आर.एच. विटेकर ने। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या करते हैं वो देखते हैं। और इसके जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एल्वेलाई जो है वो एएसएक्स है और ये जो है प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में। लंग्स जो है वो एल्वेलाई क्या करता है? एल्वेलाई जो है वो हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ एल्वेलाई। जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है उसके बाद डिवीजन उसका होता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद जो फर्दर डिवीजन होता है वो होता है किसके अंदर? एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई कहाँ पर हमारी प्रेजेंट है? ये हमारी लंग्स में प्रेजेंट है एल्वेलाई। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एल्वेलाई के अंदर। अब इस डिजीज में क्या होता है कि जो एल्वेलाई होता है वहां पर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। अगर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और उस प्लेस पर फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाए तो वो गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो है निमोनिया में क्या होता है? रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे कि इसमें कफ होगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फीवर होगा। फिर उसके बाद इसमें जो है जो जब ज़्यादा ये फैल जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें हो जाती है तो क्या होता है? लिप्स एंड फिंगर नेल्स जो हैं वो ग्रे से ब्लू कलर में टर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये निमोनिया के बारे में है और ये इसके सिम्टम्स हो चुके हैं। निमोनिया जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये एक कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि जब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रही है तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होगी। जब भी इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, कफ करता है, तो एयर है वहाँ पर उसके ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं। और जब हेल्दी पर्सन उस ड्रॉपलेट को इंजेस्ट कर लेता है, उसके अंदर ये चला जाता है, तब वो भी इन्फेक्ट हो जाता है ऐसी डिजीज से। तो उनको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। निमोनिया हुआ, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? कहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा इश्यू आते हैं? वो आते हैं एल्वेलाई में।
क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और हम अगर ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम उस पर्सन से जो कि इससे इन्फेक्टेड है उसे थोड़ा कांटेक्ट जो है वो कम करें, और जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है उससे थोड़ा कांटेक्ट जो है हम अपना कम करें, तब ये जो है प्रिवेंट की जा सकती है निमोनिया। सेकेंड जो डिजीज़ है ये निमोनिया थी। थर्ड अगर हम देखें तो मलेरिया और कॉमन कोल्ड हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल भी गिवन है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है डायग्राम के साथ। सो मलेरिया जो है वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम ये एक प्रोटोजोन डिजीज है। प्रोटोजोन की ये डिजीज है। जो प्रोटोजोन है वो भी एक तरीके के माइक्रोब्स हैं, और इस प्रोटोजोन के अंदर आता है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोन में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें से एक है प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है उसकी अलग अलग लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्टेजेस होती हैं, और इसके दो होस्ट होते हैं प्लाज्मोडियम के, जहां पर वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। दो होस्ट में से एक होस्ट होता है इसका मॉस्किटो, और दूसरा इसका होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन। तो होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है जो प्लाज्मोडियम है वो इन दोनों की बॉडी में सरवाइव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और जो है एक दूसरे में ट्रांसफर भी ये हो रहा है। मॉस्किटो जो यहाँ पर है ये एक वेक्टर की तरह भी काम कर रहा है। जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है। ट्रांसमिटिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, या वेक्टर का मतलब क्या होगा, कि ये जो मॉस्किटो है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के अंदर इस जो बीमारी है मलेरिया की उसको फैला रहा है। तो इसका मतलब होता है ट्रांसमिटिंग एजेंट है कौन? मॉस्किटो। जो मॉस्किटो यहाँ पर ये काम कर रहा है उसका नाम क्या है? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, एनोफिल्स मॉस्किटो। ये जो मॉस्किटो है ये फीमेल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ फीमेल ही इसको क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है। जो प्लाज्मोडियम है अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखें मलेरिया की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है? मॉस्किटो बाइट कर रहा है, और ये स्पोरोजॉइट होते हैं। प्लाज्मोडियम की जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं लाइफ में। जैसे सबसे पहले चाइल्ड, फिर थोड़ा यंग, फिर एडोलसेंट, फिर उसके बाद जो है ओल्ड एज आती है। तो ये लाइफ में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। वैसे ही प्लाज्मोडियम की लाइफ में भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। उनमें से एक स्टेज है स्पोरोजॉइट, और ये क्या है? ये एक इन्फेक्शियस स्टेज है। मतलब यही जो स्टेज है ये एक पर्सन से, एक ह्यूमन से दूसरे में क्या कर रही है? इन्फेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये एक इन्फेक्शियस स्टेज है। ठीक, स्पोरोजॉइट। सो मॉस्किटो यहाँ पर बाइट कर रहा है ह्यूमन को, और स्पोरोजॉइट अपनी सलाइवरी ग्लैंड से ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। सो कहाँ पर ये स्पोरोजॉइट प्रेजेंट है मॉस्किटो के अंदर? सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक, अब ये जो मॉस्किटो है वो बाइट करके क्या करेगा? ये जो स्पोरोजॉइट है ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर चुका है। अब जब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा तो ये जाएगा लिवर में, ह्यूमन लिवर में। सो मैं एच जहां पर लिख रही हूं तो उसका मतलब है ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन लिवर में जाएगा, और यहाँ पर जो है वो हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं, लिवर की सेल्स, वहां पर ये ग्रो करेगा। यहाँ पर जो है इसका जो ग्रोथ होता है वो एसेक्सुअल ग्रोथ होता है। यहाँ पर जो लिवर की हिपैटोसाइट्स हैं जब बहुत ज़्यादा उनके अंदर ग्रोथ हो जाएगी तो वो बर्स्ट कर जाएंगी। सो यहाँ पर लिवर सेल से वो बर्स्ट हुआ लिवर सेल,
लिवर सेल के बर्स्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो स्पोरोजोइट है जो एसेक्सुअली क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है अपनी, वो कहाँ पर जाएगा, ब्लड में जाएगा। और ब्लड में होता है आरबीसीज। आरबीसी क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। और ये आरबीसी जो होती हैं ये फिर क्या करेंगी, जब इनके अंदर भी ऐसा ही ग्रोथ होता जाएगा और फिर ये भी बर्स्ट होंगी, तो यहाँ पर एक हीमोजॉइन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा। टॉक्सिक सब्सटेंस, ये जो हीमोजॉइन है उसकी वजह से 3 से 4 दिन के बाद फीवर और चिल्स का सिम्टम्स आते हैं, फीवर एंड चिल्स। सो जब ये आरबीसी तक स्पोरोजॉइट पहुंचेगी उसके बाद फीवर और चिल्स आती हैं, उसके बाद ये सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं ह्यूमन बींग्स में। सो ये रिलीज हो चुका है। यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा डिवीजन इसका हुआ। उसके बाद क्या होगा, गेमिटोसाइट स्टेज होती है, गेमिटोसाइट। ये फिर उसके बाद क्या होगा, ये गेमिटोसाइट कहाँ पर जाएगी, मॉस्किटो अगेन बाइट करेगा ह्यूमन बीइंग को, जो कि जिसमें ये सारा प्रोसेस हो चुका है। मॉस्किटो बाइट करेगा। इसके अंदर फिर गेमिटोसाइट चले जाएंगी। वहां पर जाने के बाद इनके अंदर जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर ये पहुंचेगा। स्टमक के अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पर जो है ये फर्टिलाइजेशन होगा मेल एंड फीमेल का। उसके बाद जो है ये जो प्रोसेस है, जो यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो स्टेज है ये फिर कहाँ पर ट्रैवल करेगी, सलाइवरी ग्लैंड में। ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो चुका है, मॉस्किटो के स्टमक में। तो ये जाएगी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद स्पोरोजॉइट फॉर्म होंगे। स्पोरोजॉइट जो है ये अब मॉस्किटो दोबारा किसी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। सो ये दोबारा मॉस्किटो की बाइट होगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो कहलाता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। और इसमें जो है ये वेक्टर होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, और ये 2 होस्ट हैं इसके अंदर, ये है ह्यूमन के अंदर और ये है मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हुआ मलेरिया का। सो एक बार मैं, जो मलेरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं एक और बार। ये प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोन है, और जो मलेरिया है उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर आता है, चिल्स आते हैं, हेडेक होता है। सबसे कॉमनली फाउंड जो है सिम्टम्स ये होते हैं। इसकी 3 स्पीसीज होती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। वो 3 स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, देन प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये 3 स्पीसीज इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। ये जो फैल्सीपेरम है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो डेथ होती है मलेरिया पेशेंट में। सो ये पूरा का पूरा जो है वो मलेरिया का लाइफ, जो प्लाज्मोडियम है उसका लाइफ साइकिल मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम देखते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है हम सभी को पता है ये राइनो वायरस की वजह से होता है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज है। 4th ये है कॉमन कोल्ड। ये क्या है, एक राइनो वायरस है, वायरस, उसकी वजह से ये होता है। ये जो कॉमन कोल्ड है ये कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल। उसके बाद इसमें नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज होता है। 3 to 7 डेज का इसका ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद जो कॉमन कोल्ड है ये हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी एक एयरबॉर्न डिजीज़ है, और ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम उनसे कांटेक्ट, जो भी इन्फेक्टेड है इससे, उससे कम करें। सो ये हो गया कॉमन कोल्ड के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं
फिफ्थ डिजीज, ये हम देखेंगे एमीबियासिस। एमीबियासिस क्या होता है? ये होता है कॉज, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? एजेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट है एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जो एंट अमीबा और हिस्टोलिटिका है, ये क्या है? ये भी एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रोटोजोआ है उसमें बहुत सारे डिफरेंट माइक्रोब्स आते हैं, उसमें से एक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और ये एमीबियासिस कॉज करता है। इसका जो मेन प्लेस है जहां पर ये इन्फेक्शन कॉज करता है वो होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है और ये इसमें भी फीवर की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन इसमें होता है और इसमें जो इंटेस्टाइनल पैसेज है उसका ब्लॉकेज भी हो सकता है, ब्लॉकेज। सो एमीबियासिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है और ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ये फैलता कैसे है? इसको जो ये इन्फेक्शन होता है ये इसका मैकेनिकल कैरियर जो है इसका वो है हाउस फ्लाई। सो हाउस फ्लाई इसमें क्या है? ये एक ट्रांसमिटिंग एजेंट है और इससे क्या होता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फीकल मैटर होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, मैटर, फीकल मैटर इन्फेक्टेड पर्सन का जब भी कभी भी प्योर फूड में या फूड प्रोडक्ट्स में वाटर में चला जाता है थ्रू दिस हाउस फ्लाई, तब ये जो प्रॉब्लम है एमीबियासिस की कॉज होती है। सो हमें पता चला एमीबियासिस क्या है। एमीबियासिस जो है वो एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है और उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर ग्रोथ करता है और ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे की बॉडी को यूज करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो ये जो दूसरे की बॉडी मैं बात कर रही हूँ वो होता है होस्ट, और होस्ट इस केस में क्या है? ह्यूमन बीइंग है। वो फूड के लिए हम जो एंकर है उसके लिए जो है ह्यूमन बॉडी को यूज कर रहा है अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। सो ये जो है ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? हाउस फ्लाइज को ट्रांसमिट कर रही है। किसके थ्रू ट्रांसमिट कर रही है? फीकल मैटर जो इन्फेक्टेड पर्सन का होता है। अगर ये प्योर फूड में, फूड प्रोडक्ट्स वाटर में चला जाता है और फिर ये हेल्दी पर्सन उसको यूज कर ले या उसको खा ले, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है अमीबियासिस की। सिक्स्थ डिजीज मैं बताऊंगी एस्कैरियासिस। जो एस्कैरियासिस होता है वो होता है एक हेलमिंथ्स की वजह से। ये जो हेलमिंथ है वो होता है एस्केलमिंथीज। एस्केलमिंथीज जो होता है वो क्या होता है? जैसे अलग अलग फाइलम हमने पढ़ी है, फाइलम पोरेफेरा हमने पढ़ी है, फाइलम निडेरिया हमने पढ़ी है, फिर फाइलम प्लेरीहेलमिंथीज हमने पढ़ी है, फिर एस्केलमिंथीज हमने पढ़ी है। डिफरेंट डिफरेंट फाइलम हमने पढ़ी है एनसीईआरटी में 11th में या 9th क्लास में। सो ये जो एस्कैरियासिस होता है वो होता है एक एस्केरियस से, और ये एक राउंड वॉर्म, इसको भी जो दूसरा नाम है इसका वो राउंड वॉर्म भी है। एस्कैरियस से होता है ये फाइलम, एस्केलमिंथीज का पार्ट है और इसको राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ये भी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इंटरनल ब्लीडिंग की, इंटरनल ब्लीडिंग। जब इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया भी हो सकता है।
सो एनीमिया की प्रॉब्लम इसमें होती है। इसमें पेन रहता है, इसमें फीवर भी रहता है। सो ये जो है ये इम्पोर्टेंट इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। एस्कैरियासिस भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है बिकॉज ऑफ द फीकल मैटर। जब ये फीकल मैटर किस में चला जाता है, फूड में या फूड प्रोडक्ट में या वाटर के अंदर। सो ये हुआ एस्कैरियासिस। एस्कैरियस से होता है जिसको राउंड वॉर्म भी कहते हैं, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है ये हमने देख चुके हैं एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट ये भी हेलमिन्स की वजह से होता है, जिसका नाम होता है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, जो एलिफेंटियासिस है वो भी हेलमिन्स की वजह से होता है। इसको फिलेरियासिस भी कहते हैं, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, वो होता है वुचीरिया। सो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट है वुचीरिया, और ये भी एक हेलमिन्स है। हेलमिन्स का मतलब होता है स्केलमिन्थीस फाइलम के अंदर ये आते हैं। इसको फिलारियासिस भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे लोअर लिम्फ होता है, वहाँ का जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसको ये इफेक्ट करता है एलिफेंटियासिस में। जो ये फिलेरियल वॉर्म है वो वुचीरिया, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम को जब ये इफेक्ट करता है तो यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक ये प्रेजेंट रहता है। और लंबे टाइम पर तक प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है लोअर लिम्स का। और वो जो पैर या लोअर लिम्ब होता है वो एक एलिफेंट के पैर की तरह से उसको कंसिडर किया गया है, उसको कंपेयर किया गया है एलिफेंट फुट से। इस वजह से इसका नाम एलिफेंटियासिस भी पड़ा है। सो ये जो है इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑफ लोअर लिम्ब। सो इसका जो एलिफेंटियासिस है वो भी हेलमिन्स की वजह से होता है, वुचीरिया उसका नाम है। इसको फिलारियासिस भी कहते हैं। वो क्या इसमें मेन सिम्टम क्या होते हैं कि जो लोअर लिम्ब होता है बहुत ज़्यादा उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो एक एलिफेंट फुट की तरह नज़र आता है। इस वजह से इसको एलिफेंटियासिस नाम भी दिया गया है। सो ये हो गया हमारा 7th डिजीज। एक बहुत ही स्मॉल टॉपिक इसमें रह गया है प्रिवेंशन एंड क्योर का। उससे पहले जो है वो प्रिवेंशन एंड क्योर की अगर हम बात करें तो अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। जैसे अगर एयरबॉर्न डिजीज़ है, एयरबॉर्न डिजीज़ है या फिर वो डिजीज़ जो कि इन्फेक्टेड फूड, वाटर, फूड प्रोडक्ट की वजह से होती है। सो फूड प्रोडक्ट्स, ये जो प्रिवेंशन अगर हम करें इसका तो कैसे हम कर सकते हैं, इसमें जो है वो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, इसमें अगर हम बात करें तो हम कांटेक्ट अवॉइड करें उस पर्सन से जो इन्फेक्टेड है इस डिजीज से, या फिर जो भी पर्सन जो इन्फेक्टेड है वो कुछ चीज़ों को यूज़ कर रहा है, उन चीज़ों से भी थोड़ा डिस्टेंस अगर हम मेंटेन करेंगे तभी एयरबॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। मोस्टली यही चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं जो एयरबॉर्न डिजीज़ होती हैं।
और जब हम इन्फेक्टेड फूड वाटर और फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें पर्सनल हाइजीन की हम बात कर रहे हैं, और पब्लिक हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इसमें। पब्लिक हाइजीन में हम प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का। उसके बाद हम अगर कोई एक होता है वैक्टर, वैक्टर को भी हम, अगर कोई वैक्टर बॉर्न डिजीज है या फिर किसी डिजीज में वैक्टर का प्रेजेंस है, जैसे कि मलेरिया में एनोफिलिस मॉस्किटो है, तो अगर हम उसको वैक्टर को कंट्रोल कर लें तो इनडायरेक्टली हम उस डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैक्टर को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि स्टेगनेंट वाटर ना यूज प्रेजेंट हो, कुछ पेस्टिसाइड्स हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई ऐसी जैसे नेट्स आते हैं, मॉस्किटो नेट्स, वो यूज़ कर सकते हैं। घरों में जो स्टेगनेंट वाटर है उसको निकाल सकते हैं, साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो वैक्टर को किल भी किया जा सकता है। एक तरीका है, एक होता है गैम्बूशिया। गैम्बूशिया जो है एक ऐसी फिश है जो किसके ऊपर फीड करती है, मॉस्किटो लार्वा, सो अगर ये मॉस्किटो लार्वा को ईट करेगी तो ये क्या होगा, वैक्टर को किल किया जा रहा है डायरेक्टली। जब वैक्टर किल हो रहा है तो वो डिजीज भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। सो ये प्रिवेंशन एंड क्योर है। अलग अलग डिफरेंट जो भी एयरबॉर्न डिजीज होती हैं या डिजीज फूड वाटर की वजह से होती है या फिर वैक्टर की वजह से होती है, उनको हम डिफरेंट तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अलग, और हम आजकल जो है वैक्सीन्स आ गई हैं, एंटीबायोटिक्स, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, तो मैं उसमें बताऊंगी वो सारी चीज़ें। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट कॉमनली फाउंड डिजीजेस जो कि ह्यूमन बींग्स में आती हैं। उसके बाद उनका प्रिवेंशन क्या होता है, उनका क्योर क्या है, और उसके बाद हम कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं एनसीईआरटी में जिनको एक्सप्लेन तो नहीं किया गया लेकिन वो मेंशन है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारी जो डिजीज़ है उसको बताऊंगी, साथ में मैं इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगी, और उससे नेक्स्ट वीडियो में एड्स एंड कैंसर। सो जो मेंशन है लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। पोलियो, प्लेग, फिर उसके बाद डेंगू, फिर उसके बाद चिकनगुनिया, फिर उसके बाद, ये इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो देख लेना, पोलियो, प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया, और उसके बाद कुछ डिप्थीरिया, कॉलेरा, ये सारी डिजीजेस मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा ब्रीफ में ही एक्सप्लेन किया जाएगा इनको, क्योंकि ये सिर्फ इनके नाम मेंशन है एनसीईआरटी में, पर इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो इनसे रिलेटेड होगा और साथ में इम्यूनिटी होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर वीडियोस के लिए। और मैं सारा का सारा जितना भी सिलेबस है एनसीईआरटी क्लास 12 का वो कवर कराने वाली हूँ जो सेकंड टर्म में आएगा। थैंक यू वेरी मच।